जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, जो कि 15 दिसंबर 2018 को कंडक्ट कराया गया था। देखिए, कुछ रिक्वेस्ट मेरे पास में आ रही थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि UPHESC ने कंडक्ट कराए थे उनको हमारे सामने लेके आइए। तो उसी की तर्ज पर ये क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने लाए गए हैं। और देखिए, कुछ 20 से 25 जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, वो मैंने चैनल पे कराए हुए हैं। आप चैनल की पूरी लिस्ट बनी हुई है उन क्वेश्चन पेपर्स की, और उनका डिटेल्ड एनालिसिस भी मेरे द्वारा दिया गया है, आप उनको जाके भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, या आप चैनल पे रेगुलरली विजिट करते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे 15 दिसंबर 2018 के पेपर में। और देखिए, इन क्वेश्चंस को आप एज अ बेस मान के आप तैयारी करेंगे। आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-1966 इज जनरली नोन एज। तो देखिए, काफ़ी सारे कमीशंस एजुकेशन पे बने हैं और इसी से रिलेटेड एक कमीशन बना है 1964-66, उसका क्या नाम है? तो आंसर रहेगा कोठारी कमीशन। कमीशन के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे कराई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट कमीशंस, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के टाइम के हों और चाहे इंडिपेंडेंस के बाद के हों, 2022 तक के, यानी कि NEP 2020 तक का मैंने कराया हुआ है उसमें। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप वहाँ तक जाके देख सकते हैं। NEP के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी मैंने कवर कराए हुए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हैज़ यूज द टर्म पैराडाइम इन द साइंटिफिक रिसर्च। तो देखिए, ये जो टर्म है पैराडाइम, ये किसने यूज़ किया था साइंटिफिक रिसर्च में? तो देखिए, आपके GS के पार्ट में रिसर्च एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस आने हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आ सकते हैं, और ये मैं इजी क्वेश्चन कहूँगा। इसके बाद में आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे तैयारी करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल पे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उस तरीके से भी तैयारी करेंगे। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन पेपर जब बनता है, एग्जामिनर उस पेपर को बनाने में ध्यान रखता है कि उसमें इजी का जो है, इजी का पार्ट भी रहे, इजी क्वेश्चंस का, मीडियम क्वेश्चंस भी रहें, यानी कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहें, और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी रहें। इसी के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन पेपर बनता है। तो आप इन्हीं की ये ध्यान में रखेंगे कि आपको हर क्वेश्चन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट मानना है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको इजी बोल दिया तो ये क्वेश्चन आ नहीं सकते एग्जाम में। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। अब देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है TS कून। TS कून ने जो है, एक टर्म था पैराडाइम शिफ्ट। देखिए, पूरा वर्ड है ये पैराडाइम शिफ्ट। ये इन्होंने दिया था कि जब किसी भी चीज़ को, जो भी कन्वेंशनल चीज़ें चल रही हैं, कन्वेंशनल साइंटिफिक रिसर्च के मेथड्स चल रहे हैं, उनको बिल्कुल उनसे अलग तरीके से काम करना शुरू हो जाए, तो उसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। ये TS कून ने दिया था। साइंटिफिक रिसर्च में ये आता है टॉपिक। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, विच वाइल डूइंग रिसर्च इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट हाइपोथेसिस विच इज़। तो इसका आंसर रहेगा टेंटेटिव। देखिए, हाइपोथेसिस, ये जो शब्द हैं, जो रिसर्च एप्टीट्यूड में शब्द हैं, हाइपोथेसिस और इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट शब्द रहते हैं, तो उनका आपको जो है पता होना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन हो गया, या मान लीजिए सिंपोजियम हो गया, या मान लीजिए कॉन्फ्रेंस हो गया, इस तरीके के जो भी रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शब्द हैं, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, हाइपोथेसिस का मतलब भी पूछा जा सकता है। कुछ जो है डिफ़िकल्ट तरीके से आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और आप वहीं पे, अगर आपको क्लियरली नहीं पता है कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, तो आप वहाँ पे गलत कराएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसी मान्यता जो आप अपनी रिसर्च को शुरू करने से पहले मान लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई रिसर्च शुरू की, माना कि जो है धरती क्या है, बेसिकली जो हमारी यूनिवर्स है वो जियोसेंट्रिक है, जैसे कि पहले माना जाता था। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि धरती हमारी बीच में है, उसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स वो रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा हमने मान लिया है। कोई भी रिसर्च शुरू करने से पहले कोई भी चीज़ जब हम मान लेते हैं, तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। और इसको हमें क्या करना है,
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाइल डूइंग रिसर्च इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट हाइपोथेसिस दैट इज टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है जो बिल्कुल फिक्स ना हो। अगर हमने कोई चीज़ फिक्स मान ली तो देखिए हमारी रिसर्च जो हम उसको प्रूफ कैसे कर पाएंगे कि ये हमारी हाइपोथेसिस जो है ये सही है कि गलत है। तो देखिए फिक्स नहीं होनी चाहिए, प्रूव्ड नहीं होनी चाहिए। प्रूव्ड होगी तो फिर रिसर्च करने का फ़ायदा क्या है, और अप्रूव्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए रिसर्च का जो है जो हाइपोथेसिस है वो हमारी टेंटेटिव होनी चाहिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन इस्टेब्लिश। तो देखिए ये सदाबहार क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में, और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है यूजीसी से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री की सारी चीज़ें हैं वो भी पढ़नी है, और अभी तक करंट तक जो है सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कराई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। अब देखिए यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यूजीसी जो है इस्टेब्लिश की गई थी 1956 में, और इसमें इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन था, या किस कमेटी के बेसिस पे यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन बनाई गई थी। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है इसरो डैश लॉन्चेस ब्राज़ील एमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट मार्च 1 2021। तो देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और ये जो यूनिट 1 है आपकी उसमें करंट अफेयर्स तो दिया हुआ है, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस ये दिया हुआ है टॉपिक, कि जो भी साइंस का फील्ड है उसमें रिसेंट डेवलपमेंट मतलब अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये वहीं से पूछा गया है। तो आप इसको टैकल करने के लिए ध्यान रखेंगे कि जो भी न्यूज़ में करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, खास करके इसरो से रिलेटेड, खास करके जो है DRDO से रिलेटेड, खास करके नासा से रिलेटेड, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि नासा जो है कौन सी सैटेलाइट भेज रहा है, या कौन सा मिशन है, कौन सा मिशन जो है रिसेंटली नासा किस पे काम कर रहा है, इसरो किस पे काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। इसी की तर्ज पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसरो जो है इस तरीके की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ऐसे ही नासा की आपकी DRDO की पता होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसने लॉन्च किया था ब्राज़ील एमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट मार्च 1 2021 को, किसके थ्रू, मतलब इसरो का कौन सा जो है बेसिकली लॉन्च व्हीकल था, तो ये था PSLV। अब देखिए PSLV ये सब आपको पता होना चाहिए कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। PSLV का मतलब क्या है, GSLV का मतलब क्या है, और इनके जो है क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको पता होंगी तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हु इज़ द हेड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। अब देखिए एनवायरनमेंट की दृष्टि से ये आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल होता है एक, और वेस्टर्न घाट का जो हेड है कौन है, तो ये माधव गडगिल जो है ये हेड है इसके, उस टाइम पे हेड है। तो इसको आप आंसर इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विच प्रिंसली स्टेट वॉज टेकन बाय ब्रिटिश रूल अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखिए मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं हिस्ट्री के ऊपर, मैंने आपको बताया है कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन है, जो इम्पोर्टेंट जो है एग्रीमेंट्स हैं, और जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो गवर्नर जनरल की हो, चाहे वायसराय की हो, जो भी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे थे, तो उनकी पॉलिसीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये इसमें से कौन सा जो प्रिंसली स्टेट था वो ले लिया गया था ब्रिटिश रूलर्स द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। तो देखिए झांसी को ले लिया गया था, रानी लक्ष्मीबाई जो है वहाँ से इन्होंने इसलिए ही लड़ाई लड़ी थी। इनके जो है देखिए कोई भी इनकी सगी संतान नहीं थी, तो इनकी जो है प्रिंसली स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ज़रिए ले लिया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी, कौन सा जो है वायसराय था, गवर्नर जनरल था, आपको ये पता होना चाहिए। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे जितने क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगला प्रश्न है विच इज़ द 7th प्लैनेट ऑफ सन। तो देखिए यूनिवर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में। तो देखिए ये 7th है यूरेनस, आपको पता होना चाहिए। इसका सिंपल सा सिक्वेंस है माई वेरी अर्ली मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट, ये आपको पता होगा, इस तरीके की क्रोनोलॉजी है। तो देखिए 7वां जो है 7th प्लैनेट वो है यूरेनस। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ क्या है, ये देखिए एक लीगल राइट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैंने जितने पॉलिटी की वीडियोस कराई हैं उसमें कभी भी अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात आई है तो मैंने इसका डिफरेंस आपको बताया है। पहले देखिए ये एक फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट होने के बाद में ये जो है हटा दिया गया था।
अब इसमें पूछा जा सकता है कौन से अमेंडमेंट से ये हटाया था और अभी इसका आर्टिकल कौन सा है, तो आप इसका आर्टिकल बताएंगे। मैं ऑप्शंस आपको दे देता हूँ, आर्टिकल 300 है या आर्टिकल जो है 290 है। इस तरीके से आप बताएंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल कौन सा है, और ये एक लीगल राइट है। अब देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल राइट इनमें से कोई सा नहीं होगा, ये एक लीगल राइट है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए, ये मैं पूछने का कारण यही है मेरा कि इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल भरोसा रखेंगे मेरी बातों पे, मेरे एक्सपीरियंस पे, तो आपको ज़रूर इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हु अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो देखिए, अपॉइंटमेंट कौन करता है, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, हाई कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट के बेसिकली क्या है, जो चीफ जस्टिस होता है उसकी बात करें हम, तो इसको कौन अपॉइंट करता है ये हमें पता होना चाहिए। एक तो गवर्नर के पता होना चाहिए, गवर्नर किसको अपॉइंट करता है। जैसे स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है ये आप मुझे बताएंगे। और एक जो है प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। एक टेबल आप बना लेंगे, आपका कन्फ्यूज़न जो है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है वहीं पे एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस देता है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है और आपका आंसर जो है सही रहेगा एग्जाम में। क्वेश्चन का आंसर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसी तरीके से आप बताएंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, ये आप आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, एज पर 2021 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। अब देखिए, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जीएस का ही ये पार्ट है, तो इसमें आपको थोड़ा सा जो सेंसस है यूपी का वो पता होना चाहिए, यूपी का बजट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन वहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कानपुर। कानपुर में देखिए हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं उनकी साक्षरता दर कहाँ पे है, कानपुर में है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोवाइड्स लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू विंड एनर्जी इन कंट्री। अब देखिए, इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी की दृष्टि से आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिल सकता है, लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू विंड एनर्जी इन द कंट्री। तो ये आपको क्या है, कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जैसे सोलर एनर्जी में कौन सा स्टेट सबसे पहले है, तो सोलर एनर्जी में आपको ध्यान रख लेना है। और उसके बाद में दूसरे, मतलब दो दो याद कर लेना है शुरू के, जैसे सोलर एनर्जी में कर्नाटका है, उसके बाद में आपका कौन सा स्टेट आता है वो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से विंड एनर्जी में कौन सा आता है, इस तरीके से हाइड्रो एनर्जी में कौन सा आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके यहाँ भी पूछे जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। पीसीएस तक भी एक इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है लार्जेस्ट विंड एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है इंडिया कंट्री की, तो इसको आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। अब देखिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी से फिर से क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में है। और ये जो है एक तरीके से करंट का क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का जो है चेंज होता रहता है इन डेटा में, तो जो भी रिसेंट रिपोर्ट्स रहेंगी उनको आपको ध्यान रखना है। जो फॉरेस्ट के ऊपर, प्लांटेशन के ऊपर रिसेंट रिपोर्ट्स रहती हैं उन पे आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस डज नॉट फ्लो थ्रू पाकिस्तान। तो देखिए, पाकिस्तान से कौन सी फ्लो नहीं करती है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है आपका, रिवर ड्रेनेज सिस्टम से। तो रावी तो करती है, सतलज भी करती है, चेनाब करती है, लेकिन ब्यास नहीं करती। ब्यास जो है सिर्फ इंडिया में ही बहती है और ये पाकिस्तान में फ्लो नहीं करती है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। अब देखिए, इसमें जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, रिवर्स को आपको ध्यान रख लेना है। जो भी मेजर्स रिवर्स हैं, चाहे गंगा, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये सारी हमें याद रखनी है। इनकी ट्रिब्यूटरीज हमें याद रखनी है। ट्रिब्यूटरीज में भी जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो याद रखनी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी वो याद रखनी है। देखिए, पेपर जो है ये थोड़ा पुराना है, लेकिन इसको आप ध्यान रखेंगे कि अब जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो थोड़े से और ज़्यादा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ये सब आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द इंडिया। तो देखिए, मिनरल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका जो आंसर रहेगा उड़ीसा रहेगा। ये मिनरल वाला सेक्शन जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, आयरन, स्टील, ये सब जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ
रिवर गंगा। तो देखिए जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, राइट बैंक में आपको जो है थोड़ा सा सिटीज़ पे भी ध्यान देना है, कौन सी सिटी है, कौन सा टाउन जो है आता है। तो वाराणसी जो है इनमें से राइट बैंक ऑफ रिवर गंगा के जो है लोकेट नहीं करता है। कौन सा गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है, वाराणसी नहीं है। वाराणसी देखिए लेफ्ट हैंड पे करता है, जबकि कानपुर राइट पे करता है, हरिद्वार भी राइट पे करता है और पटना भी राइट हैंड पे करता है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर वापस लौटो ये नारा किसने दिया था? गो बैक टू वेदास ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो मैंने आपको बताया है पहले भी कि जितनी सेइंग्स हैं, नारे जो हैं, नारे जिस इंपॉर्टेंट नारे हैं उनको आपको याद रखना है। तो इसी की तर्ज पे ये क्वेश्चन आया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी सॉरी। तो लाला हरदयाल इसका आंसर है। तो जो फाउंडर्स हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको आपको ध्यान देना है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से, इस पर आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा सिंधों और कान्हों से संबंधित है? तो देखिए सीधों और कान्हों से जो संबंधित है, सीधों और कान्हों से संबंधित है संथाल राइजिंग। और देखिए संथाल राइजिंग जो है बिटवीन जो 1800, मैंने पहले ही बताया था कि 1757 से 1857 तक जो भी रिवॉल्ट्स हुए हैं, जो भी विद्रोह हुए हैं, चाहे वो कोल विद्रोह है, चाहे वो संथाल विद्रोह है, चाहे वो पीजेंट अपराइजिंग है, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी रिवॉल्ट्स हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, उनको आपको ध्यान देना है, कहाँ पे हुए हैं, किसने किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए सीधो कानो जो है एसोसिएटेड है, किससे संबंध रखता है? संथाल राइजिंग से रखता है। संथाल कम्युनिटी से हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भी आती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट भारत की सांसद में शामिल है इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए इंडियन पार्लियामेंट में भारत की सांसद में प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा, राज्यसभा आता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये तीनों ही भारतीय पार्लियामेंट का जो है अंग होते हैं तीनों। तो इसमें देखिए प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों आते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंध रखता है? तो देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे इंपॉर्टेंट कुछ ऑफिसेज हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज जैसे कि प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, इसका जो बेसिकली इलेक्शन का है या अपॉइंटमेंट का आर्टिकल है वो याद रखना है आपको। वाइस प्रेसिडेंट का याद रखना है, अटॉर्नी जनरल का याद रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आपको याद रखना है। तो इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो मैंने कराए हुए हैं। एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लगभग 80 आर्टिकल्स जो आपको याद रखने हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड इन लोकसभा फ्रॉम स्टेट इज। तो देखिए 530 स्टेट से जो है 530 मेंबर्स आएंगे, ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। इसके अलावा जो है देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैक्सिमम जो लोकसभा एमपी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से। तो देखिए इन विच कंट्री विल द ओलंपिक्स 2020 विल बी कंडक्टेड। तो जापान जो है इसका आंसर रहेगा करंट अफेयर्स में। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने फीफा के ऊपर एक वीडियो कराई थी। तो देखिए फीफा जो है, अगला फीफा कब होने वाला है, कौन से ईयर में होगा। इसी तरीके से वर्ल्ड कप जो है कब होगा, वीमेन T20 वर्ल्ड कप कब होगा, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल की कितनी विधानसभा सीटों में चुनाव होंगे। तो देखिए कहीं भी चुनाव अगर हो रहे हैं इस टाइम पे, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न मान लीजिए आपका एग्ज़ाम मार्च में है, तो पुराने जो मतलब पिछला एक साल जो है, मतलब मार्च से और इस मार्च तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं या आने वाले किसी टाइम में इलेक्शंस होने वाले हैं, उनमें उन स्टेट्स की आपको देखिए विधानसभा सीट्स याद रखनी है, ये आप बिल्कुल ध्यान देंगे। अभी जो जैसे कि उत्तराखंड में हुआ, गुजरात में हुआ, तो इस तरीके से आपको वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं कितनी विधानसभा सीट्स हैं। और विधानसभा सीट से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो PCS हो और चाहे जो है किसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो विधानसभा सीट्स आपको ध्यान रखनी है। इन हाउ मैनी विधानसभा सीट्स ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 2021। तो इसका आंसर रहेगा 294। अगला प्रश्न है, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द सिरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो देखिए ये किसको मिला है, खास करके हमें ध्यान रखना है, जो नरेंद्र मोदी को
अवार्ड्स मिल रहे हैं या कोई जो बड़े अवार्ड्स हैं जो किसी चीफ मिनिस्टर को मिले या किसी जर्नलिस्ट को मिलते हैं, तो वो सब हमें ध्यान रखना है, या किसी राइटर को मिले हैं, वो सब अवार्ड्स का हमें ध्यान रखना है और किसको मिले हैं ये हमें ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020। तो देखिए ये मिला है जो बाइडन और कमला हैरिस को। तो इस तरीके के जो भी टाइटल्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइटल्स, उसका भी हमें ध्यान रखना है। ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। नीति आयोग का अभिलीषी जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो देखिए एक क्वेश्चन ज़रूर इस तरीके का आएगा, नीति आयोग ने कब शुरू किया या सरकार ने जो है ये नीति कब शुरू की। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट नीति है वो आपको ध्यान रखनी है, और यूपी से रिलेटेड जो भी नीतियाँ रहेंगी इंपॉर्टेंट, चाहे वो 2017, 18, 19, 20 में शुरू की गई हों, वो आने की संभावना रहेगी। तो देखिए नीति आयोग द्वारा जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था, दैट स्टार्टेड इन 2018, 2018 में शुरू किया गया था। आंसर रहेगा 2018, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फिर से देखिए जो मैंने आपको बताया था, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए निम्नलिखित में किसे भारत का डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का जनक कहा जाता है? तो देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक का जो फादर है वो इंडिया में किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लालजी सिंह को, लालजी सिंह को। तो इस तरीके से एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। अभी जो हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं या बिना सब्सक्राइबर जो भी देख रहे हैं, उनमें से देखिए लगभग 80% को ये आंसर नहीं पता होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे घबराना नहीं होता है। इसमें क्या है, एक आध क्वेश्चन, 1, 2, 4 क्वेश्चन जो है आपके ऐसे आएंगे जो आपको पता नहीं होंगे, तो आप वहाँ पे क्या है इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा जो है आप उस पर रिस्क ले सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन, तो ये देखिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया है। मेमोरी लेवल तो होता है, लेवल ऑफ लर्निंग, रिफ्लेक्टिव लेवल भी होता है, विमर्शी स्तर, और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो अवबोध स्तर होता है ये भी होता है, लेकिन ये डिफरेंशियल लेवल नहीं होता। तो नॉट पूछा गया है। अब देखिए आपको ये नॉट और जो करेक्ट नहीं है इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है, कई बार इन चीज़ों में गलती हो जाती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल लेवल। अगला प्रश्न है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो कराई हुई है, और जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उसको एग्जाम से पहले भी एक बार मैं अपडेट कर दूंगा। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HDI इसको बोलते हैं, और इसमें जो है किसने शुरुआत की है इसकी, किसका कंसेप्ट है ये, तो महबूब उल हक जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप क्या सीख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, या अन्य मान लीजिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, ये सारी इंडेक्स जो हैं इसमें भारत की जो है रैंकिंग कितनी है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर में जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं अगले एग्जाम के लिए, वो मैंने करा दिए हैं। और इसके अलावा और भी प्रयास रहेगा मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको कराने का। आप इस पर बिल्कुल रिएक्शन दें, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वीडियो के दौरान वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसी तरीके से देखिए आपकी तैयारी अच्छी होती है, और इसी तरीके से आप 1 बाय 1 करके फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे अपने माइंड में, और एग्ज़ाम में जो है फिर आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा होगा, आप वहाँ पे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।